नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में सीएम को लेकर कोई नया सरप्राइज देने वाले? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार है, जिसके बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। दिल्ली वाले अपने सीएम के चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक विधायक दल की बैठक होगी 17 या 18 को। नाम पर मुहर लगने के बाद फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। लेकिन 48 में से 15 विधायकों के नाम पहले छांटे गए। फिर खबर है कि 9 नाम उसमें से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वो 9 नाम कौन से हैं, आइए आपको स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं, क्योंकि इसी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा जैसे नामों की चर्चा चल रही है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये सिर्फ कयास है। जी हाँ, जब भी किसी न्यू सीएम के बारे में बीजेपी की तरफ से चर्चा हो तो एक लाइन कह देनी चाहिए, कंडीशंस अप्लाई। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। खासतौर पर अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जब अनाज, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए या फिर आप ओडिशा का नाम ले लीजिए, कई जगहों पर ऐसे चेहरे सामने आए जो कि बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर आए। मोदी और अमित शाह के मन में कौन है जो मोदी की गारंटी को पूरा करेगा और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी बनेगा? वही सरकार गठन से पहले ही बीजेपी एक्शन में दिख रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है, इजाजत मांगी है। इसके साथ ही सीएजी रिपोर्ट पेश होते ही केजरीवाल और सिसोदिया के साथ कई बड़े आप नेता मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि पहली बार जब विधानसभा की बैठक होगी तभी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग रिपोर्ट न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, बल्कि अरविंद केजरीवाल के सीएम वाले बंगले को भी लेकर, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर सुधांशु त्रिवेदी, ऋतुराज झा और आलोक शर्मा तीनों पार्टी से होंगे आमने सामने। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी 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 दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। खबरों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। फिलहाल जिन नामों की चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है, उनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। देखिए इन नामों की चर्चा क्यों हो रही है। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाली रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद हैं। शिखा राय ने 3 बार से विधायक और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश में करारी शिकस्त दी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनाव में हराकर चर्चा में है। 2 बार के विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मोहन सिंह बिष्ट पहाड़ी राजपूत हैं, 6 बार के विधायक हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। विजेंद्र गुप्ता लगातार 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा होने के साथ 1 बार के विधायक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आशीष सूद पहली बार विधायक बने हैं। गोवा में बीजेपी के प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी हैं। पवन शर्मा उत्तम नगर से विधायक चुने गए हैं और चर्चा से दूर हैं। तो आपने कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन लोगों की सांसें अभी भी अटकी हुई है। कब मिलेगा मुख्यमंत्री दिल्ली को? देखिए, प्रधानमंत्री जैसे ही देश में आएंगे उसके बाद मंथन जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय होंगे, केंद्र तय करता है और उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि विधायक दल की बैठक हो जाएगी? मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर भी हो जाएगा। हालांकि नामों के सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी और शाह अपनी शैली के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज नाम का ऐलान कर सकते हैं।
कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और लेकिन ये तय है कि दिल्ली का सीएम वही होगा जो पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करेगा। इसीलिए बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में भी जुटी है। सूत्रों की माने तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कराने पर मंथन चल रहा है। 200 से ज्यादा सांसद और पूर्व सांसदों और दिल्ली प्रचार में हिस्सा लेने वालों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 700 से ज्यादा विस्तारकों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। हमने इस मामले को राष्ट्रपति जी तक लेके गए, हाई कोर्ट में गए, और अब चूंकि सरकार बदल रही है तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो इन लोगों ने किया उसको देखते हुए हम असेंबली के पहले सेशन में इसको टेबल पर लेकर आएंगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना तो कोई सबूत था, ना कोई प्रमाण था, ना कोई उनके यहाँ से बरामदगी हुई। 23 महीने उनको जेल में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। उनको जब 3.25 साल के बाद जब कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि भाई इनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, इनको तो गिरफ्तार करने से पहले गृह मंत्रालय की अनुमति ही नहीं ली गई राष्ट्रपति की, तो आप कह रहे हैं भाई हमें सैंक्शन दे दो। भले ही अभी बीजेपी सरकार ने शपथ नहीं ली है, लेकिन अभी से बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है, जिससे ये तय माना जा रहा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद केजरीवाल, सिसोदिया समेत आपके बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आ गए, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थोड़ी देर इंतजार करना होगा, ऋतुराज झा फॉर्मर एमएलए और मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सुधांशु जी, उनकी गाड़ी लेट चल रही है, आपकी गाड़ी तो 48 बोगियों के साथ पहुंच गई है स्टेशन पर, और समझ ही नहीं आ रहा कि ड्राइविंग सीट पर है कौन। ना सीएम दे रहे हैं, ना सरकार दे रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी विच हंट शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। आप उनके नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जो कुंडली है वो लेकर निकल पड़े हैं, सरकार और काम पर फोकस नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में नाना प्रकार के किरदार हैं, वो भले ही अपने कितना कट्टर ईमानदार कह लें। आपने देखा कि आज से क्यों कई वर्षों से उनके ऊपर स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, और वो तो ये खुद कहे थे कि मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। अब तो मतलब अदालत के फैसले के साथ साथ जनता का भी फैसला आ चुका है, और अभी देखा आपने उनके एक विधायक हैं वो तो फरार हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वो एक पुराना शेर था, उसकी पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति को देखकर, कि इस पार्टी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं। ये इनकी वस्तुस्थिति है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहां 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब अलबेली पार्टी थी। 14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली? नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटों छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई तो कहां से मिल गई इनकी वजह से? 14 सीट में विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। मगर आप सुनिए, मजेदार बात क्या रही। आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा। मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले लिए।
अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली ने, तब भी न इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के 0 ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया है। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस 0 में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। और रही बात कौन सा वोट बैंक? वही जिसको कोई समझने की जरूरत है, वही जो पूरे इंडिया गठबंधन को एक जोड़े हुए था, वही जिसके लिए अमानतुल्लाह खान सबसे बड़ी अमानत नजर आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खयानत नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, समझने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भी है और पर्देदारी भी है। कोई पर्देदारी नहीं है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सबको पता है एक ही वोट बैंक था जिसके लिए आपस में लड़ाई है, और इसीलिए चुनाव के समय इंडी गठबंधन पूरे भारत में एक था, क्योंकि एक वोट बैंक था। अब क्या हुआ, इन्होंने सत्ता में आने के बाद इतनी भौकाली दिखा दी राहुल गांधी जी ने कि इनके सारे साझीदार डर गए कि मेरा वोट बैंक ना ले जाए। तो अखिलेश जी ने कहा नमस्कार भैया नहीं चाहिए हमें यूपी में, तो केजरीवाल जी ने कहा नमस्कार भैया हमको नहीं चाहिए दिल्ली में। तो अब उसी वोट बैंक की सारी लड़ाई है, और उसी वोट बैंक की संभावना हो सकती है दोबारा कांग्रेस से पास। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये 9 चेहरे, ये सही चला रहे हैं हम लोग। सुधांशु जी, ये 9 चेहरे, इन्हीं में से सीएम बनेगा। देखिए अंतर जानते क्या रहता है, हमारी पार्टी में अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। तो हमारे और उनमें फंडामेंटल अंतर है। आलोक जी, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना 0 में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। और समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका कुछ एनालिसिस किया? सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने वो दिल्ली की भलाई। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अच्छे चेहरे, आपको कौन सा चेहरा पसंद है? चॉइस पिकअप करने वाला कोई नहीं, मैं मेरी पार्टी के लीडर। कौन सा अच्छा चेहरा? मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। दिल्ली की जनता ने चुना है, मैं सबको अच्छा मानता हूं उनको। आप चुनिए इनमें से किसको बनाना है, चुनिए, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, बीजेपी के विधायक चुनेंगे। राज्य भी आ गए भाई, ताली बजा दीजिए उनके लिए। मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। यह आश्चर्य डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। जवाब दीजिए। वैसे चौंकाने की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं?
तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं, और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौक चौक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वापस, हमारे यहां बहुत सारे काम है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल समिट को को चेयर करके पेरिस से आ रहे हैं, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप देने वाली है। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता करके वापस आ रहे हैं। आप ये समझिए ओनली चौथे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनके साथ ट्रंप ने 1 महीने के अंदर बायलैटरल टॉक किया है। और 3 देश कौन है जो उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं? ब्रिटेन, इजराइल और जापान, और उसके बाद भारत के साथ किया है। 5th जनरेशन स्टेलेथ हेलीकॉप्टर दिया, वो सॉरी फाइटर प्लेन देने का करार हुआ है। यानी एक नए सिरे से दुनिया नई दिशा में पहुंच रही है। बहुत सारे काम हैं, उसके बाद आने के बाद ये भी हो जाएगा। मगर मैं एक बात कहूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके, और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। और आपको याद हो अंजना जी, ये घोड़ा दिखाते थे आम आदमी पार्टी वाले, पूछते थे दूल्हा कहाँ है। आप याद करिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो जो एक सटायर में गीत चला था ना आजकल, कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। वो घोड़े पे सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे घोड़ा फिर बताओ, मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इन क्या कहते हैं आतिशी जी, मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल थे। पर ये भी समझना है ना आपको आम आदमी पार्टी को कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप दिल्ली हार गए, जबकि जनता जानती थी कि वो पीएम ही रहेंगे। सीएम कौन बनेगा ये जनता को भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आपके लिए अभी भी बड़ा थ्रेट है। और ये जो गाली गलौज वाली पार्टी, ये सब क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, सब फेल हो गया ऋतुराज जी। सीएम की नियुक्ति को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर, और जो आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, उस पर आपका जवाब। अंजना जी, दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, क्योंकि पिछली बार इनका बहुत खराब अनुभव रहा था। 5 ही साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और इतना खराब गवर्नेंस दिए थे, जो 27 साल का वनवास रहा। लेकिन बहुत उम्मीदों के बाद जनता ने चुना है। मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सरकार बनी है। अब जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, जल्दी से कैबिनेट का गठन करें, मंत्रियों को बनाएं, और जनता से जो वादा किया है 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। और इतना ही नहीं है, आपको मैं बताऊं, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और पत्रकारों को, अंजना जी आपके लिए भी है, 10 लाख का बीमा देंगे, और वकीलों को। तो ये तमाम काम जो है, चाहे यमुना की सफाई से हो संबंधित या महिलाओं की बात हो, ये सारे काम जो आप पहले कैबिनेट में करने का वादा किए हैं, मोदी जी की गारंटी है। हम तो मानते हैं कि जल्दी से कैबिनेट का गठन हो, कैबिनेट बैठे और पहले ही बैठक में ये सारे वादों को पूरा करें, क्योंकि जनता जो है इस बात का इंतजार कर रही है। झाजी, ये केजरीवाल साहब कहते थे ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वापस जेल भेज दिया जाए तो बीजेपी को वोट दे देना, चाहते हैं मैं जेल नहीं जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी को। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये वर्डिक्ट है या नहीं है? सिंपल सा जवाब। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं अंजना जी, राजनीति के अंदर में 43.6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 2% ज्यादा भाजपा को मिला। आपको बधाई। जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने हमको मौका दिया है विपक्ष में बैठने के लिए। अच्छा, उनके तो बंगले मैं का क्या दावे होना के चाहिए? साथ एक बात कह सकता हूं अंजना जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, मजबूती से निभाएंगे, और जितने वादे भाजपा ने किया है जनता के हित में, वो सारे वादे पूरे करवाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, और विपक्ष कैसा मजबूत होना चाहिए इसका भी मॉडल पेश करेंगे। अच्छा, वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे, उस बंगले का अब क्या होना चाहिए? क्योंकि बंगले को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी ने घेरा, और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड मान रहे थे कि यही हमारी मुसीबत बनेगी, अरविंद केजरीवाल का बंगला। अंजना जी, बंगले का क्या होना चाहिए? अंजना जी, हाँ। बंगला जो है, घर जो है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था।
उसकी छत गिर रही थी। सरकार ने तय किया, डिपार्टमेंट ने तय किया उस घर का जो है सो नया बनाना चाहिए। अब सरकारी घर है, सरकार के पैसे से बना है, नई सरकार चुनी गई है, जनता ने चुना है, उसका क्या करोगे? कबूतर खाना बनाओगे, सरकार का पैसा नहीं होता, टैक्स पेयर का पैसा होता है म्यूजियम साहब। बनाओगे, क्या करोगे? टैक्स पेयर का पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, इसीलिए जनता से पूछते हैं उस बंगले का क्या होना चाहिए, जनता को काम उस चाहिए, बंगले का क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए बंगले का। नमस्कार, सुधांशु जी से मेरा पहला प्रश्न है। जल्दी। सर, जैसे कि 21 राज्यों में अब आप भाजपा की सरकार बन गई, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते, तो क्या दिल्ली में कोई महिला सीएम उम्मीदवार को आप लोग ला रहे हैं? देखिए, आप सर प्रतीक्षा कहीं करिए, आउट ऑफ जल्दी ही सिलेबस क्वेश्चन है। बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली को उस गौरवपूर्ण स्थिति में ले बंगले पर जाएगा कौन बोलना जो चाहता है? उस तीसरी घर का क्या अर्थव्यवस्था होना बनने चाहिए? वाले हाँ। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना ठीक है, उस बंगले का क्या होना चाहिए? क्योंकि कभी म्यूजियम बना देना चाहिए। आप बोलिए। उस बंगले का जितना भी पैसा उस बंगले में लगा है, अगर आप वही चीज़ें, सड़कें या फिर नदियाँ जो कीचड़ की बह रही है, उन सबको ठीक कराने में, यमुना को ठीक कराने में कर देते, तो आज की जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी इंडिया का जो कैपिटल है, वो सही रहता। आप बाहर देश में जाइए, वहाँ की कैपिटल जो होती है कंट्री की, वो ही सबसे ज़्यादा महंगी होती है, और वहाँ पे सारे एलिट्स लोग या फिर कोई ऐसे लोग रहते हैं जो एक्चुअली में अच्छा रहता है। इसी सवाल से भाग रहे थे ना आप लोग? आपकी बात टैक्स पेयर का पैसा था। ठीक है, टैक्स पेयर का पैसा था। 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 21 मुख्यमंत्री इनके बंगला में ही रहते हैं, झुग्गी में कोई नहीं रहता है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही बना है। और रही बात बंगले की, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का जो राजमहल है वो 2700 करोड़ में बन रहा है, वो 2700 करोड़ भी जनता के टैक्स का ही पैसा है। लेकिन फिर भी ये चुनाव में आप लोग बोले चला नहीं है। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ अंजना जी, तस्वीरें दिखा दीजिए, कल भी हम लोग वीडियो घर का दिखा रहे थे। मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कमियां रही, कहां सुधार की गुंजाइश है, उसकी करेंगे एनालिसिस। लेकिन अब सरकार आपकी है, एकदम छोटा, आप बंगला में रहेंगे, सीधा रहेंगे, कहां रहेंगे, आपको तय करना है। भाई सुनिए, पब्लिक के टैक्स के पैसे से बना था वो बंगला, तो आप लोग उसको म्यूजियम में तब्दील करवा दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। यदि आप लोगों ने उसी टैक्स के पैसे से जो है फैक्ट्रियां खुलवा दी होती तो आज रोजगार की कमी की सरकार है ही नहीं ना, तो अब उसका क्या करना है तो सुधांशु जी बताएंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू बीजेपी। हिंदी में बोलिए। सर, आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं अबाउट द पोल्यूशन, बिकॉज इन दिल्ली हैज बिकम मोर देन इंडियन कैपिटल टू अ पोल्यूशन कैपिटल। प्रदूषण आपकी समस्या है, ठीक है, प्रदूषण पर जवाब लें, छोटा सा सिर्फ। बंगले में अयोध्या की तरह राम जी का मंदिर बनवा देना चाहिए। लीजिए मैम, जब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था तो केजरीवाल जी बोल रहे थे कि उस जगह स्कूल या फिर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया, तो अब उन्होंने जो इतना बड़ा बंगला बनाया उसके पैसों से उन्होंने क्यों स्कूल और कॉलेज नहीं बना दिए? किसी को आई, जल्दी नीचे आइए, भाग के आइए, आप लोगों को कुछ नहीं, बस ऐसे बैठ के सुनना है। चलिए, मैं चाह रही थी लड़कियां ज्यादा पूछ, अब मैं माइक पकड़ी हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2015 से अभी तक यमुना बैंक साफ नहीं हुआ, तो भाजपा ऐसे क्या करेगी? हाँ, यमुना जी की सफाई कैसे करेंगे, और टाइमलाइन बता के जाइएगा। इधर से कोई आपका सवाल हो चुका है, जल्दी आइए, कम डाउन, एक सीट आप चढ़ जाओ ऊपर। हाँ, आइए। हाँ, बोलिए। मैं माइक पकड़ूंगी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि उन्होंने वादा किया था, जैसे आपकी सरकार ने कहा कि केजी से पीजी की जो एजुकेशन है उसको फ्री किया जाएगा, तो इस पे आपका पहला कदम क्या है? और क्या कहते हैं कि एक मिनट, नोट करके आई थी, किसी से लिया तो नहीं था सवाल? नहीं, मैंने खुद बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा? ठीक है, विद्यार्थियों को कैसे फायदा होगा, आप लोगों का सवाल हो चुका है, नेक्स्ट राउंड में लूंगी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं कई सारे सवाल पूछे गए, पहले मैं बताना चाहता हूं, जो केजी से पीजी तक के कहा, कई राज्यों में हमने लड़कियों के लिए तो फ्री कर ही रखा है और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और लड़कों में भी जो गरीब और वांछित वर्ग के हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में और बाकियों में अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी ऋतुराज जी कह रहे थे अभी हमारी सरकार बनी नहीं, सीएम ने शपथ लिया नहीं, कैबिनेट बनी नहीं, हमसे कह रहे हैं पूरा करवाओ। मैं कहना चाहता हूं भैया, पंजाब में 3 साल पूरे हो गए, 2 साल रह गए, अब बताओ 1100 रुपए दोगे कि नहीं, 2100 दे दो कि नहीं? अच्छा, वहां ग्रंथी और पुजारी को देंगे कि नहीं, देखिएगा सब भूल जाएंगे। यही होता है जैसे चुनाव समय गुजरात के समय। 10 दिन निकल गए, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। 2500 कहा है,
मैं कहता रहा हूं हमारी तो सरकार बनने पहले कैबिनेट में। दीजिए। आपकी बनी हुई सरकार भी ऐसा थोड़ी कि विपक्ष में जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ मेरे भाई, और जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल से पूरा नहीं किया है। यही एक फंडामेंटल अंतर है। मगर एक ने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए। ये तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। और मजे की बात जानते क्या है? मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए ये सारे के सारे लोग खड़े थे। वरना तो 5 एकड़ जमीनें बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? आप में क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था। पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी कि बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे हैं इसमें। मैं यही तो हम कह रहा हूँ। ना, उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी। किस रूप में उसका यूज करना, मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज जी, जवाब फिर आलोक जी, ऋतुराज जी आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी। ये एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन बोल दूं। देखिए, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क पे जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में, 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल बना है। उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे, और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं। बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इतने कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जी जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल ये था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस ने कहा सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते हैं पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोगों को भी आ ही गया था। गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी कल्चर, एक सेकंड, अभी ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। 2015 में 67 विधायक जीते, मैं भी उसमें से एक था। आप एक भी विधायक बता दो इंक्लूडिंग मी जिसने एक सिपाही भी लिया हो। हम लोग दोबारा जीते 20 में, 62 विधायक जीते, मैं भी जीता। 10 साल से विधायक था, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। रही बात पंजाब की, दिल्ली के किसी विधायक ने सिपाही भी नहीं लिया। पंजाब के अंदर में परिस्थिति दूसरी है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस। अगर आप विधायक के तौर पर नहीं गार्ड ले रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी ले रहे थे और पंजाब पुलिस से भी ले रहे थे। ये भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी की सिक्योरिटी की जरूरत चाहिए। एजेंसीज करती है, पुलिस करती है।
आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे। याद होगा आप लोगों को, बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं साहब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। ये एकदम सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से, अरे सुन तो लीजिए भाई मेरी बात, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। कोई मिनी बार नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, फालतू की बातें मत करिए। अरे भाई इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? लोग देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर नहीं हो उसके अंदर सीएजी रिपोर्ट तो पेश ही नहीं हुई अभी। देखिए उसको मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। कहूंगा कौन सा रिपोर्ट? बीजेपी ने लीक की थी। अब हम बीजेपी से मांग करते हैं कि भाई सीएजी की जो भी रिपोर्ट 6-7 बच गई थी, उनको आप विधानसभा के पटल पर रखें, क्योंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी भी केवल आरोप लगा के भाग जाती है। अभी बोफोर्स की बात कर रहे थे, बदनाम करने का इनको बड़ा शौक है। बोफोर्स में जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली तो अपील में भी नहीं गए ये लोग, लेकिन आज बोफोर्स में घोटाला हुआ था, 2G में भी घोटाला हुआ था, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबको बरी कर देंगे। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। अरे भाई, दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से, जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब नीति पर आपके एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया, आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे। अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए। इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजरात में एक पुल था, उसकी लागत बनाने की 42 करोड़ थी और उसको तोड़ने की, जब वो गिर गया, तोड़ने की लागत, उसका टेंडर जो था 44 करोड़ का था। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। प्रदूषण पर उस बच्ची ने भी पूछा कि आपका रोड मैप क्या है, प्रदूषण कैसे रोकेंगे, आप स्कूलों को लेकर क्या करेंगे, अपना रोड मैप बताइए और इनके सवालों का जवाब दीजिए। आप बदनाम करते हैं, आप तार्किक परिणति तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक जांच नहीं ले जाते। जो इन्होंने कहा कि इस समय शीश महल बन रहा था तो क्या कर रहे थे, कोई जाके चेक कर ले। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है जो कहता है कि 10 करोड़ से नीचे का जो भी खर्चा होगा उसकी फाइल एलजी तक नहीं जाएगी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है। इवन उसमें टेंडर निकालने की अपरिहार्यता भी नहीं है। अब ये जो पूरा खर्चा आया, यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन कराएगा तो एक ही बार में बजट पारित करवाता है ना, मगर ये टुकड़े टुकड़े में कराया गया। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 8.25 करोड़, और एक बिल जानते क्या है, 9 करोड़ 99 लाख का है। यानी सीधे बचा के रखा गया कि फाइल ऊपर जाने ही ना पाए और नीचे जो है वो सारा का सारा काम करते रहो। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब रही बात इसकी कि इन्होंने कहा हमारे आलोक शर्मा जी ने कि बोफोर्स की बात आई और राजीव गांधी जी को कभी क्लीन चिट नहीं मिली। अरुण जेटली जी का लॉ मिनिस्टर के रूप में बयान है कि जब वो नाम आया था तब तक राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी अटल जी की सरकार के समय में, इसलिए नाम हटा दिया गया कि जब वो नहीं है तो उनके बारे में कोई प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्वाट्रोची को रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने अर्जेंटीना में जाके उसको खाली करवाया था, क्योंकि आपको पता था कि वहां पे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, और उसके बाद सारा पैसा वापस कर दिया था, इसलिए वो विषय छोड़िए। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे बता दो 18 साल माइक उठाए 18 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति जिसके लिए कहें कि साहब ये कोर्ट का जजमेंट आया, ये दोषी है, मुझे मैं बता तो रहा हूं, सुनिए। क्वाट्रोची जो थे उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका था, रेड कॉर्नर नोटिस था आखिरी दिनों में यूपीए 1 में,
और यह भी कांग्रेस के अंदर के लोगों को पता है, अब वो है नहीं लॉ मिनिस्टर, उनको हटाया इसीलिए गया कि उन्होंने इस पे थोड़ी आपत्ति दर्ज कर दी थी कि किस ढंग से हम उसका रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कराएं, तो अर्जेंटीना में गिरफ्तार कराया गया और उसके बाद वहां एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल और उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, दिल्ली आते हैं, पैसा भी ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली हो गया, दिल्ली 5 साल फिर आपकी सरकार दिल्ली में क्या कीजिएगा? सत्येंद्र जैन के खिलाफ आप लोगों ने परमिशन दिया है, सबको बरी इन्होंने किया, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। भैया सबसे ज्यादा भट्टा 15 साल कॉर्पोरेशन इनकी नहीं, भट्टा हमने आप कह रहे हैं दोनों ने बैठा दिया, दोनों ज्यादा भट्टा आपका बैठा हुआ है और वो भट्टा इतना रसातल में चला गया है कि समझ में नहीं आता है। अभी डबल डिजिट सीएम बनाइए, अच्छा व्यक्ति लाइए, डम्मी मत देना। सीएम बनाइएगा, उस पर फोकस है या एक्शन लेने पर फोकस है इनके नेताओं के खिलाफ? समझ नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमने तो किसी के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं की है, सब नियमानुसार चल रहा है, कोर्ट में जाके कार्रवाई होती है। दो सवाल लूंगी, आप उठाइए, दो सवाल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं बताइए? राहुल गांधी जी की सदस्यता कोर्ट से बहाल हुई थी कि नहीं? देखिए मुझे लगता है उसके अंदर तब डेमोक्रेसी, अरे भाई उसके अंदर, अरे सुन तो लीजिए भाई, नहीं हुई थी, सुन तो लीजिए भाई, कोर्ट से ऋतुराज जी को आराम है, कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, लेकिन आपकी जांच एजेंसी ने, गुजरात वाली ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी, जरा वो भी बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से। राहुल गांधी जी की सदस्यता के मामले में आलोक जी आपसे सवाल है इनका, जबरई लताड़ लगा दी है। जनता का एक सवाल आया आपके लिए। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बनकर बीजेपी के सामने आएंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की एक सीट नहीं आ रही वो कैसे मजबूत विपक्ष बन पाएगा? क्या आपकी पार्टी जो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, हम क्या उसको किस तरह से उनकी योजनाएं देखेंगे कि वो बीजेपी को फोर्स? देखिए मुझे लगता है कि केवल विधानसभा में सदस्य हो जाने से मजबूत विपक्ष नहीं होता है, बाहर से, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रहेगी और जो भी इनके गलत कारनामे होंगे वो उठाएंगे। ऋतुराज जी आप ऐसे क्या कर रहे थे? आप उंगली क्या दिखा रहे थे? पिछली विधानसभा में भी, पीछे से चूंकि आलोक जी देख नहीं रहे। एक मिनट, पिछली विधानसभा में भी हम 0 पे थे, लेकिन अंजना जी बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने पूछा है। पिछली विधानसभा में भी हमारा विधायक नहीं था, लेकिन शराब घोटाले के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी थी। ये देखिए बिल्कुल सही बात बोली। और उसके बाद इन्होंने जाकर गठबंधन कर लिया। सुनिए, देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हमने अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 6 बिलों को पिछले 1 साल में बुलडोज होने से बचाया है। आज भी तमाम बिलों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब 150 सांसद सस्पेंड नहीं होते हैं। हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। एक लाइन में बोल शर्मा जी को क्या कह रहे थे? अंजना जी परमिशन हो तो एक लाइन। देखिए इनके लिए कहा गया 3 में ना 13 में। मेरे विचार से एक कहावत अब बदल देनी चाहिए कांग्रेस के लिए। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना जो बाइनरी में चलती है, 0101 कहना चाहिए ना 0 में ना 1 में, तीनों 13 तो फिर भी जल्दी से। नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसे क्या कर रहे थे आप? मैं समझता हूँ इतना पब्लिक ब्रेकअप आप लोगों ने किया, 6 महीने नहीं हुए थे रिश्ते को, पब्लिक ब्रेकअप, गाली गलौज। जल्दी से। बीजेपी ने 2015 में कहा था जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। आप भूल गए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप यमुना पे भी आप जैसे बात किए तो आप कैसे कर सकते हैं यमुना पर भी काम कर दिया जाएगा, जबकि आपके 7 MLA हैं, लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया। तो अब आप क्या कह सकते हैं जो आप कर ही देंगे इस पे काम? जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमारी जहां सत्ता आई और लंबे समय रही, हमने करके दिखाया। साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, वहां लंबे समय सत्ता रही, साबरमती नदी को ठीक किया। आप आइए, गंगा की सफाई कैसे हुई? मैं याद दिलाना चाहता हूं, 3 या 4 साल पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज गई थी स्टीमर से। अगर गंदगी दिखी होती ना तो सोशल मीडिया पे फोटो छपा दिए होते, पर वो नहीं दिखी है, इस बात का प्रमाण है। और योगी जी ने आके कहा हम तो पूरी कैबिनेट से जाके डुबकी लगा ली है। वह कैसे डुबकी लगाएंगे? वो झाग दिख रहा है। मतलब मजाक में जो मैंने बात पहले चुनाव से पहले कही थी कि दिल्ली की जनता कह रही है भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, वही झाग दिखाई पड़ रहा था, तो इसलिए डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ऋतुराज जी जल्दी से इस पर जवाब। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं वापस फिर से कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीदों से 27 साल के बाद सत्ता में लेके आई है। वो गलती मत करना जो 93 से 98 में किया था। जो वादा किया है 300 यूनिट बिजली देने का, 2500 रुपया महिलाओं को देने का, और इसके साथ साथ यमुना की सफाई को लेकर के पहले कैबिनेट में आप उसकी पॉलिसी बनाओ, पास करो। और इतना ही नहीं है, जो 10-10 लाख रुपया जो है सो वकीलों को और मीडिया कर्मियों को जो आपने बोला है कि हम जो है सो इंश्योरेंस देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, काम करो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो विपक्ष बहुत मजबूत है। हम आपसे वो सारे वादे पूरे करवाएंगे जो दिल्ली की जनता को आपने किया। देखिए अभी तक दिल्ली के ऊपर क्या प्लान है, सुधांशु भाई ने एक सेंटेंस नहीं बोला। केजरीवाल जी इसी तरह से झूठे वायदे करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा।
आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करे? 15 साल से आपकी कॉर्पोरेशन थी, 11 साल से केंद्र में आप बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपके पास गंगा को, यमुना को साफ करने का, गंगा जी की आपने बात की, गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में 2 साधु अनशन में मर गए 112 दिन में। खैर उसका समय नहीं है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपके पास पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है, उसका बता दीजिए। पॉल्यूशन, यमुना जी की सफाई और टाइमलाइन, और ये 9 चेहरे ये ठीक दिखा रहे नहीं दिखा रहे? देखिए, पॉल्यूशन, यमुना जी की सफाई और टाइमलाइन सरकार बनने के बाद जो सरकार का मुख्यमंत्री होगा वो विधिवत बताएगा। मगर मुफ्त बिजली पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है। प्रधानमंत्री जी क्या लेके आए? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब क्या था कि अब ये योजना प्रारंभ हुई है 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल्स देने, यानी सौर ऊर्जा आपको मिलेगी, पूरी बिजली मुफ्त, ना खजाने पे जोर, ना पर्यावरण का प्रदूषण, और अगर ज्यादा पैदा कर लो तो बेच भी सकते हो, उसको खरीद लेगी। दिल्ली में 1 करोड़। इसके अलावा ईवी कार और ईवी स्कूटी आ रही है, उसकी भी चार्जिंग मुफ्त, यानी डीजल और पेट्रोल का भी खर्चे से बचत, बिजली भी मुफ्त। इसे कहते हैं दिमाग लगा के मुफ्त देना, इनकी तरह दिमाग खाली रख के मुफ्त। ठीक है, 5 साल का आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 5 साल का आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।